इस वीडियो में हम देखेंगे जीवाश्म या फॉसिल। जीवाश्म का साइनोप्सिस कुछ इस प्रकार है। परिचय या इंट्रोडक्शन, परिभाषा या डेफिनिशन। जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। जीवाश्मीकरण हेतु कारक, फैक्टर्स फॉर फॉसिलाइजेशन। जीवाश्मों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ फॉसिल। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जीवाश्म की खोज का श्रेय जीनोफिन नामक ग्रीक दार्शनिक को जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ भी जीवाश्मीकृत पदार्थ है तथा तरल जीवाश्म लिक्विड फॉसिल के नाम से सूचित किए जाते हैं। डेफिनिशन: अति प्राचीन कालों के जीवों के पूर्ण या आंशिक वे अवशेष जो पृथ्वी की परतदार चट्टानों में चट्टानीकृत अवस्था में मिलते हैं अथवा उसके प्रिंट या आमाप प्रदर्शित करते हैं, जीवाश्म फॉसिल्स कहलाते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्म जीव के विकास के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। आप इसका डेफिनेशन अधिक न लिखकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। जब कोई जीव मरकर जल प्रणाली, नदी, समुद्र, सागर के रेत या मिट्टी के परतों के नीचे दब जाता है तो कालांतर में चट्टानीकरण के क्रम में ये चट्टानी अवशेष में बदल जाते हैं तथा पृथ्वी के परतदार चट्टानों के बीच पड़े रहते हैं। कड़े भाग मिट्टी में उपस्थित लवणों के द्वारा बदल दिए जाते हैं तो उत्कृष्ट जीवाश्म बनता है, क्योंकि ऐसे जीवाश्म बनने को अश्मीभवन पेट्रिफिकेशन कहते हैं तथा जीवाश्म अश्मीभवनीकृत पेट्रीफिट कहलाते हैं। जीवाश्म का केवल छाप प्रिंट उपस्थित हो तो उसे प्रतिकृतिकरण, इम्प्रेशन एवं आकृति पता चलता हो तो कास्ट या मोल्ड तथा अत्यधिक दबकर कोयले सी रचना में बदल गए तो संपीड़न, जीवाश्म, कॉम्प्रेशन आदि नामों से पुकारा जाता है। जीवाश्मों का निर्माण विभिन्न भौगोलिक हलचलों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण उस अवधि में उपस्थित जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो भूमि में दब जाते हैं कालांतर में चट्टानीकृत होकर जीवाश्म के रूप में परिलक्षित हो जाते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स फॉर फॉसिलाइजेशन। जीवाश्मों का निर्माण निम्नलिखित कारकों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। इन कारकों के आधार पर ही जीवाश्म के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मीकृत होने वाले जीव या अंग की प्रकृति, क्या वह भाग पतला एवं कोमल था अथवा वह कठोर एवं काष्ठीय था। भूमि में दबने वाले पदार्थ का प्रकार, जीव के भूमि में दबने की तीव्रता अथवा समयावधि, क्या उस पर अपघटनकारी जीवों की क्रियाएं हुई अथवा नहीं। जीवाश्मीभवन के समय पादप पदार्थ की स्थिति, जीवाश्मीभवन के समय उपलब्ध शैलों की प्रकृति। जीवाश्मीकृत होने वाले जीव या अंग के चारों ओर जल का रक्षात्मक आवरण का होना, जल की गहराई अधिक होने पर परिरक्षण ज्यादा अच्छा, ऑक्सीजन की कमी जीवाश्मीकरण के लिए ज्यादा उचित। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्मों की परिरक्षण प्रकृति तथा उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले लक्षणों के आधार पर जीवाश्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: प्रतिकृतिकरण जीवाश्म या मुद्राश्म, इम्प्रेशन फॉसिल और इम्प्रिंट फॉसिल, संपीड़न जीवाश्म, कॉम्प्रेशन फॉसिल, अश्मीभूताश्म, पेट्रिफिकेशन, मोल्ड जीवाश्म या ढांचा जीवाश्म, इनकस्टेशन और कास्ट मोल्ड फॉसिल्स, कोल बल्स, अंबर फॉसिल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म का ये डायग्राम आप लोग बना लोगे। अब हम जीवाश्म के प्रकारों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं इम्प्रेशन फॉसिल और इम्प्रिंट फॉसिल। यह जीवाश्म का वह प्रकार होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि ये चट्टान के अवस्तरों, सेडिमेंट्स पर पौधों अथवा उसके अंगों की केवल छाप, प्रिंट या प्रतिरूप होते हैं। इस प्रकार के जीवाश्मीकरण में यह माना जाता है कि पौधे के भाग यथा पत्ती, पुष्प या अन्य अंग अर्धठोस चिकनी मिट्टी पर गिरकर अपनी छाप निर्मित कर गए तथा बाद में कार्बनिक पदार्थ के नष्ट होने तथा उस छाप युक्त मिट्टी के पत्थरीकृत होने के कारण छाप स्थायी रूप से परिरक्षित होकर जीवाश्म में परिवर्तित हो गए। ऐसे जीवाश्म के निर्माण की प्रतिकृतिकरण, इम्प्रेशन तथा जीवाश्म मुद्राश्म, इम्प्रिंट कहलाते हैं। ऐसे जीवाश्मों पादप अंगों के आकारिकी, अमाप, शिराविन्यास, पर्णतट की प्रकृति का विन्यास आदि के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण न्यूरोप्टेरिस, टेरिडोफिलम आदि। अगला है कॉम्प्रेशन फॉसिल। इस तरह के जीवाश्म का निर्माण उस परिस्थिति में जीवाश्मीकरण के कारण होता है जब जंतु या पादप पदार्थ अत्यधिक मात्रा में दब गए तथा क्रमशः अपने ऊपर जमा होते गए स्तरों के दबाव के कारण दबकर संघनित स्तर के रूप में परिवर्तित होकर जीवाश्म में बदल जाते हैं तथा संपीड़न जीवाश्म कहलाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों से भरपूर जीवाश्म के प्रकार होते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व पादपों के आकारिकी से संबंधित तथ्य उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण कोयला,
संपीड़न जीवाश्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद है पेट्रिफिकेशन। यह सर्वोत्तम प्रकार का जीवाश्म माना जाता है क्योंकि इस प्रकार के जीवाश्म के निर्माण के क्रम में पादप अंग या भाग के कार्बनिक पदार्थ अंतः निस्पंदित होकर कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं आयरन के साथ मिलकर उनके कार्बोनेटों का निर्माण करता है। बाद में सिलिका एवं अन्य समान पदार्थों का भी कोशिका भित्ति के द्वारा अंतः निस्पंदन, इन्फिल्ट्रेशन एवं अवक्षेपण होता है, जिसके कारण समस्त आंतरिक ऊतक बिल्कुल अपने प्राकृतिक स्वरूप में परिलक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म के पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन में अत्यंत लाभदायक होते हैं, उदाहरण राइनिया, हार्नियोफाइटान आदि। अगला है इनक्रस्टेशन और कास्टमोइड फॉसिल्स। यह जीवाश्म का सही प्रतिरूप नहीं होता है बल्कि उसका छद्म ढांचा होता है। इसका निर्माण तब होता है जब पौधा या उसका कोई भाग चिकनी मिट्टी, बालू अथवा कीचड़, क्ले और मड में गिरकर या धंसकर उससे घिर जाता है तो कालांतर में पौधे के शरीर के आंतरिक ऊतक अपघटित हो जाते हैं तथा ऊतकों के स्थल के बदले एक खोखली गुहा, होलो कैविटी बन जाती है, जिसकी आकृति पौधे की प्राकृतिक आकारिकी से मेल खाती प्रतीत होती है। यह खोखली गुहा समय के साथ धीरे धीरे अवसादों के विलयन से भर जाती है तथा ये अवसाद कालांतर में कठोर होकर चट्टानीकृत हो जाते हैं। चूंकि ये हुबहू ढांचा का प्रदर्शन करते हैं इसलिए इसे ढांचा या मोल्ड जीवाश्म कहते हैं। यह भी पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में सही माप को प्रदर्शित करने वाला जीवाश्म माना जाता है तथा महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण स्टिग्मेरिया नामक लेपिडोडेंड्रान का आधारीय जड़युक्त काष्ठ। इसके बाद है कोल बाल्स। संपीड़ित जीवाश्म अर्थात कोयले के संस्तर में बीच बीच में गोलाकृति का आभास लिए सिलिकाकृत सिलिकीफिड काष्ठ के टुकड़े परिरक्षित पाए जाते हैं, जिसे कोल बाल्स कहते हैं। इनमें आंतरिक ऊतक मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट्स के रूप में परिरक्षित होते हैं। कोल बाल के रूप में उपस्थित पादप काष्ठ के ऊतक अच्छी तरह परिरक्षित होते हैं तथा आंतरिक लक्षणों को सुस्पष्टता से प्रदर्शित करते हैं। ये रूस, चीन, ब्रिटेन, स्पेन को कोल संस्तर में आसानी से मिलते हैं। अगला है अंबर फॉसिल। इसे जीवाश्म युक्त जीवाश्म कहते हैं। ये कोनीफेरस पौधों से स्रावित होने वाले गोंद या रेजिन के जीवाश्मकृत स्वरूप होते हैं। इसके साथ छोटे छोटे कीट, परागन, कवकीय बीजाणु आदि भी जीवाश्मीकृत होते हैं, क्योंकि इनके चिपचिपे स्वरूप के कारण जो भी इनके संसर्ग में आकर चिपक गया, कालांतर में इनके साथ साथ सेल भी जीवाश्म में परिणत हो जाता है। ये मोती, लाकेट, सिगारदान, औषधि तथा वार्निश निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट ऑफ फॉसिल। जीवाश्म अतीत के पौधों के विषय में सटीक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग प्रणाली का उपयोग कर जीवाश्म की उम्र का निर्धारण कर प्रागैतिहासिक काल की गणना की जाती है तथा उस समय के वनस्पतियों, जंतुओं के लक्षण, स्वरूप तथा प्रकृति का पता चलता है। पादप जीवाश्म के आंतरिक तथा बाह्य अनुकूलित लक्षणों का अध्ययन करके प्रागैतिहासिक कालों के वातावरण का पता लगाया जाता है, क्योंकि पादपों में अपने परिवेश वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। ये विकास की कड़ी के रूप में विकास के तथ्यों का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। इसके अध्ययन से पौधों एवं जंतुओं के पूर्वजों का निर्धारण एवं पहचान किया जा सकता है। ग्रेफाइट, डायलोमाइट जैसे जीवाश्मकृत स्तर अग्निरोधी क्षमता रखते हैं, अतः अग्निरोधी भवन, ब्लास्ट फर्नेस आदि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। इतना ही कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि भी जीवाश्म के ही उदाहरण हैं तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं एवं जीवाश्मीय ईंधन कहलाते हैं। ये तो रहा जीवाश्म के बारे में कंप्लीट वीडियो। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ।